हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आना स्टार्ट हो गई है इन्वर्टर की, कि इन्वर्टर के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस लेक्चर में हम लोग लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। देखिए, लेवल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इन्वर्टर के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, जब आपके वोल्टेज कंट्रोल जो टेक्निक्स है वो जब इन्वॉल्व होगी आपके वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, सिंगल फेस हो चाहे थ्री फेस हो, तब वहां पर थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स चीजें पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी, बट एनालिटिकल क्वेश्चंस होगा। दिमाग थोड़ा सा 2 स्टेप ज्यादा लगाना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर होता है ना। गेट का पेपर बहुत इजी होता है, उसको सही ढंग से देखने का नजरिया चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 243 244 दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दो अलग अलग लोड है, पढ़ते हैं। अ सिंगल फेस फुल ब्रिज, पहले तो एक बात तय है, ये कौन सा है हमारा केस, फुल ब्रिज। तो हमारा दिमाग सिंगल फेस फुल ब्रिज की तरफ, सर्किट डायग्राम यहां पर नहीं दे रखा है, तो आपको फुल ब्रिज का सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म दिखनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टर इज फेड फ्रॉम अ डीसी सोर्स सच दैट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज 230 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज दे रखा है आपको फंडामेंटल, किसका, फंडामेंटल कंपोनेंट का दे रखा है। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर एंड डायोड करेंट्स। आपको क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू पूछी है थायरिस्टर की, और थायरिस्टर का मतलब है स्विच। ठीक है, एंड डायोड करेंट्स फॉर द फॉलोइंग लोड, आर लोड और दूसरा है आपका आरएलसी लोड। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहां पे मैं पार्टीशन कर देता हूं ताकि हमारा एनालिसिस काफी आसान हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं ऊपर कर देता हूं और यहां पर मैं पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पे पार्टीशन कर दिया, और सबसे शुरुआत में हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 243 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 243 में आपको क्या दे रखा है, आर लोड दे रखा है, आर लोड। ठीक है, आर लोड गिवन है। पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं और यहां पर थोड़ा सा वेवफॉर्म बना लेते हैं, ताकि वेवफॉर्म बना लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ये वेवफॉर्म आपको जरूरी नहीं है, जब प्रैक्टिस हो सके तो आपको वेवफॉर्म बनाने की नीड नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं तो इसको समझाने के लिए मुझे वेवफॉर्म की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज जब आप एग्जाम में करेंगे तो बिना वेवफॉर्म के भी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर वेवफॉर्म अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग बनाएंगे वेवफॉर्म किस किस का, थोड़ा छोटे में ही बना देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे वेवफॉर्म। देखिएगा, ये हमारा वेवफॉर्म है वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ किस तरीके से दिखेगा, ये प्लस वीएस और फिर माइनस वीएस प्लस वीएस माइनस वीएस माइनस वीएस प्लस वीएस, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग करंट बनाते थे रजिस्टिव लोड के लिए, करंट अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, वो देखिए। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, रजिस्टिव लोड के लिए करंट बना रहे हैं, रजिस्टिव लोड के लिए करंट बना रहे हैं। तो करंट है हमारा रजिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा कुछ इस तरीके से, करंट कुछ इस तरीके से बनेगा, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा Vs डिवाइडेड बाय आर, Vs डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, Vs डिवाइडेड बाय आर का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल लोड करंट है। क्या है, ये हमारा ओवरऑल लोड करंट है। अच्छा, यहां पर क्या क्या कौन कौन से स्विचेस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे S1 और S2 यहां पर, और S3 और S4 यहां पर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आर लोड के केस में डायोड वर्क करेंगे क्या, डायोड वर्क करते ही नहीं है, डायोड ऑपरेट करते ही नहीं। डायोड कहां पे, जब आपको बाई डायरेक्शनल करंट की जरूरत हो, और बाई डायरेक्शनल करंट कहां पे आएगा आपको, रिवर्स डायरेक्शन में करंट कब आएगा, जब आपका इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इंडक्टिव नेचर होगा तभी होगा, बट आर लोड के केस में पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली कि डायोड करंट तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो हम लोगों ने कॉमन सेंस बेसिस पे कर दिया, लिख देते हैं हम लोग यहां पर। एक आंसर तो हमारे पास तैयार है कि जो हमारा डायोड करंट है, डायोड कोई भी डायोड ले लो, डायोड 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, डायोड नंबर 1, इसका जो आरएमएस आएगा वो आ जाएगा 0। क्यों, बिकॉज कि आर लोड है, आर लोड में हमारा डायोड जो है वो एंटी पैरेलल लगा रहता है, तो रिवर्स में करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स में करंट की जाने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस वेवफॉर्म में मुझे एक चीज बताइए कि अगर मुझे यहां पर ड्रॉ करना पड़ा, यहां पर फंडामेंटल ड्रॉ करना पड़ा, तो फंडामेंटल क्या होता है, साइनोसॉइडल, है ना। बाकी देखिए ये जो करंट, ये जो लोड करंट का जो वेवफॉर्म है, इसके अंदर सब कुछ है, फंडामेंटल भी है, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सब कुछ है।
तो ये एक स्क्वायर वेव शेप मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड मिल रहा है ना, प्योर साइनोसॉइडल नहीं मिल रहा है। बट हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल होगा, जो फंडामेंटल वो वेवफॉर्म बनाते थे। ये I0 करंट 1 की फंडामेंटल क्या आएगा, फंडामेंटल साइनोसॉइडल आएगा। फंडामेंटल क्या आएगा, साइनोसॉइडल, दैट इज अवर फंडामेंटल प्योर साइनोसॉइडल। तो ये फंडामेंटल करंट है। अब देखिए फंडामेंटल करंट है तो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ ये एम्पलीट्यूड इसको हम क्या बोल देते हैं, इस एम्पलीट्यूड को IM बोल देते हैं, है ना, पीक करंट IM, इस तरीके से बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं करंट देखूं, फंडामेंटल करंट देखूं, फंडामेंटल आउटपुट करंट देखूं, फंडामेंटल आउटपुट करंट, है ना, ये वेवफॉर्म किसका है, स्क्वायर वेव वाला, ओवरऑल है। बट मैं अगर फंडामेंटल करंट देखूं तो यहां पर फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो फंडामेंटल हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना दे रखा है, 230 दे रखा है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 115 वोल्ट, 115 वोल्ट। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा ओवरऑल जो आपका लोड करंट है उसका फंडामेंटल कंपोनेंट आ चुका है, उसका फंडामेंटल कंपोनेंट आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर एंड डायोड। तो डायोड तो निकल चुका है कि 0 है। थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर एक स्विच की बात करेंगे तो ये स्विच ऑफ पेयर, तो ये वाली की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर इसका हमें आरएमएस निकालना है, इसका हमें आरएमएस निकालना है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आरएमएस निकालने के लिए कि T1 थायरिस्टर, T1, अच्छा S1 स्विच लिया है तो हम लोग S1 बोल देते हैं, थायरिस्टर बोले या स्विच बोले बात एक ही है, S1 स्विच या T1 थायरिस्टर। इसका हमें आरएमएस लेना है, इसका आरएमएस लेना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखिए स्विच S1 वापस कब रिपीट कर रहा है, ये हमारा क्या है पाई, ये हमारा 2 पाई है। तो 2 पाई के बाद वापस से S1 S2 आएगा। तो एक स्विच को कोई सा भी एक स्विच पकड़ लीजिए तो वापस S1 S2 कहां आ रहा है, 2 पाई के बाद। तो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा आपका, टाइम पीरियड कहलाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई टाइम पीरियड होगा। तो लिमिट कहां से हो जाएगा, 0 से लगाकर, देखिए स्विच S1 स्विच तो इसी में, S1 और S2 इसी में है ना, उसके बाद तो इसमें तो S3 और S4 स्विच है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट का इतना हिस्सा रहेगा, तो ये हमारा 0 से पाई और IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो एक्सिस है हमारा, ये वेवफॉर्म का एक्सिस ओमेगा टी ले लीजिए, है ना। तो टाइम के हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजें ले लेते हैं। जब हमें ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है तो ओमेगा टी ले लेते हैं, टाइम के फॉर्मेट में लिखना है तो टाइम के फॉर्मेट में T/4 इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंगल लेंगे तो हम लोग ओमेगा टी इक्वल टू एंगल के साथ में लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, d ओमेगा टी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब ये मैं बार बार नहीं सॉल्व करूंगा, 2-3 क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें आएगी। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो तो आपको काय में चेंज करना होता है, इंटीग्रेशन का रूल है कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको 0 से लगाकर पाई, और इसको मैं खोल देता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, समझ गए। और IM का स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, समझ में आया क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी IM स्क्वायर, तो IM स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं। अब स्क्वायर वगैरह सब हट चुका है और ये आ जाएगा d ओमेगा टी। 2 को चाहूं तो 2 को भी बाहर ले लूं, है ना। तो यहां पर मैं बाहर के साइड में क्या ले लेता हूं, IM जो कि अंडर रूट से हटके स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 अंडर रूट पाई, ठीक है। और यहां पर 1 बचेगा ओमेगा टी, तो ये हमारा लिमिट जो बनेगा इसमें बचेगा पाई माइनस 0, ठीक है। और माइनस कॉस, अब देखिए माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और यहां पे उल्टा चलता है, यहां पर साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस, ठीक है, तो प्लस में चलेगा। तो हम ये बोलेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये 2 तो हम लोग बाहर ले चुके हैं, इसका 2 नीचे आएगा ना, ये वाला, ठीक है। और यहां पर लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे जो लिमिट है वो आ जाएगी आपकी 0 से पाई।
चाहे साइन 0 पे और पाई पे, दोनों पे क्या रहेगा, 0 ही रहता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 कहला देगा। ठीक है, और हमारा ये अंडर रूट 1/2 रहेगा। तो यहां से क्या चीज पता चली आपको, यहां से पता चला Im डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट पाई, और यहां पे अंडर रूट पाई। तो इसका मतलब अंडर रूट पाई कैंसल, तो यहां पे आ गया आपका Im/2। तो इसका मतलब आपका जो थायरिस्टर करंट हुआ है IS1 RMS, जो कि थायरिस्टर करंट भी बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, जो भी बोले, यहाँ थायरिस्टर बोला है तो बाकी स्विच भी अगर यूज करें तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, Im/2। अब Im कितना है, अब देखिए Im जो है ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट। देखिए गाइस, कई बार हमारे घर में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी तक मान लीजिए सपोज करिए हार्मोनिक्स नहीं पढ़े हम लोग, है ना, थोड़ी देर के लिए हार्मोनिक्स अगर हम लोग नहीं पढ़े तो ओरिजिनल जो आरएमएस करंट है वो असल में फंडामेंटली होता है बाय डिफॉल्ट। हम लोग अगर नेटवर्क की बात करें, किसी अदर सब्जेक्ट की बात करें, जहाँ हार्मोनिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल वोल्टेज करंट की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल एसी में वोल्टेज और करंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल के ही होते हैं। क्या होते हैं वो, बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल के ही होते हैं, है ना। हाँ, जब हार्मोनिक्स की बात करें तो उनके दूसरे, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक के मैग्नीट्यूड देखेंगे, बट डोमिनेटिंग जो रहेगा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहेगा, वो फंडामेंटल का ही रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल करंट 5 एम्पेयर करंट बोले तो वो बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल का ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि सर कभी फंडामेंटल की बात करें, कभी ओवरऑल की बात करें। तो जब अगर हम लोग वो हार्मोनिक्स वाली चीजें कैंसिल करते, थर्ड फिफ्थ और इनको हटा दे, तो नॉर्मल हमारा 5 एम्पेयर करंट नॉर्मली जो बोलते हैं अदर सब्जेक्ट्स में कहीं पर भी एसी एनालिसिस में, वो फंडामेंटल का ही होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी ये जो Im है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आरएमएस है, ये आरएमएस है। तो आरएमएस को इस 115 वोल्ट को हमें काय में चेंज करना है, ये करंट है, सॉरी 115 वोल्ट लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे करंट आएगा एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 115 इंटू √2 आरएमएस। तो आरएमएस इक्वल टू पीक डिवाइडेड बाय, है ना, ये होता है ना आपका आरएमएस इक्वल टू पीक डिवाइडेड बाय √2। तो आरएमएस इंटू √2 कर दिया, तो ये पीक वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 81.33 एम्पेयर। ठीक है, तो समझ में आया, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो बड़े आराम से आपको समझ में आ गया। 243 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा किस तरीके से इसको हम लोग ले गए। आर लोड था तो डायोड का करंट 0 हो चुका था, स्विच के अक्रॉस का करंट निकाला हम लोगों ने और देखा कि स्विच कहां पे है, और फंडामेंटल हम लोगों ने देखा तो उसके फंडामेंटल का हम लोगों ने क्या किया, जितना स्विच के लिए कंडक्शन एरिया है उतनी देर का हम लोगों ने उतने पीरियड का इंटीग्रेशन कर दिया और आरएमएस वैल्यू निकाल ली। अब इसी क्वेश्चन में कॉमन टाइप का ही क्वेश्चन है, सारा डेटा वही फॉलो करना है। 244 में RLC, अब कौन सा लोड है आपका, RLC लोड है। ठीक है, तो इसको मैं नए उस पर कर देता हूं, नए उस पर कर देते हैं RLC लोड का। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, RLC लोड, RLC लोड। अब देखिए RLC लोड है थोड़ी देर के लिए, तो वेवफॉर्म आप देखिए वही वाला वेवफॉर्म में उठा के अगर लेके आऊं थोड़ी देर के लिए, तो चलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं इस साइड में। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आर लोड का तैयार है। अच्छा, अब मुझे बताइए यहां पर अगर हम लोग यहां पर आर लोड का अगर मैं बनाऊं, सॉरी नॉट आर लोड, RLC लोड का बनाते हैं, और इसमें देखिए RLC में डोमिनेटिंग क्या है आपका, डोमिनेटिंग है 8 क्या है, XL और XC, तो नेचर क्या रहेगा, लेगिंग नेचर रहेगा, क्योंकि आपका जो है XL ग्रेटर देन XC है, तो ये आपका लेगिंग रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, लेगिंग रहेगा। तो अब यहां पर देखिए करंट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे करंट बना रहा हूं, ठीक है। तो करंट हमारा क्या रहेगा, लेगिंग नेचर का रहेगा, करंट हमारा लेगिंग नेचर का रहेगा, ये इस तरीके से साइनोसॉइडल चलेगा। ठीक है, ये फंडामेंटल हमारा किसका हुआ, RLC लोड का, जिसमें आपका लेगिंग नेचर है। तो ये जितना लेगिंग नेचर है ना यहाँ पे, तो ये जो है ये हमारा डायोड वर्क करेगा, यहाँ पे कौन वर्क करेगा, डायोड D1 D2, ठीक है। फिर ये हमारा यहाँ तक S1 S2 ये वर्क करेगा। तो आपको ये वेवफॉर्म देखनी है, समझ में आया। तो यहां पर डायोड है D1 D2 और यहां पे S1 और S2 है। तो स्विच का अगर मैं डायोड का देखूं
तो डायोड का कंडक्शन कहां से कहां तक, पर्टिकुलर एक डायोड की बात कर रहे हैं तो पेयर चलता है यहां पे फुल में, तो ये हो जाएगा 0 से लगाकर आपका जो एंगल निकलेगा, अब ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा, है ना, ये एंगल अभी हम लोग पता कर लेंगे कहां तक है, ठीक है, ये एंगल हमारा फाई पता कर लेंगे कहां पे, ये एंगल का वैल्यू अगर हमने पता कर लिया तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, ये एंगल, और फिर यहां से लगाकर ये आपका जो अपर लिमिट है पाई, यहां तक आपका क्या रहेगा, स्विच रहेगा। समझ में आ रही चीजें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएलसी लोड में देखा हमने, अगर एक्सी ग्रेटर होता तो हम लोग फिर लीडिंग वाला बनाते, है ना, ये ऑलरेडी ये वाली वेवफॉर्म वगैरह सब मैं डेरिवेशन में बनवा चुका हूं, यहां पर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी तो लैगिंग नेचर है, और लैगिंग नेचर का वेवफॉर्म हमारा फंडामेंटल का, क्योंकि साइनोसॉइडल बनाया तो मैंने फंडामेंटल को अज्यूम किया है, तो ये हमारा इतना फाई एंगल, ये फाई एंगल होता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग फाई एंगल निकाल लें, क्योंकि हमें जरूरत तो पड़ेगी, तो फाई एंगल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा 10, एक्सएल कितना है, एक्सएल है 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 to 1, तो ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब है कि 10 सॉरी नॉट इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू 1, तो 10 थीटा 1 क्या होता है 45 डिग्री, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपका जो डायोड D1 और D2 है वो कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहे हैं, वो आपके कंडक्ट कर रहे हैं 0 से लगाकर 45 डिग्री, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 45 को हम पाई बाई 4 भी बोलते हैं, 45 को पाई बाई 4 भी बोलते हैं, और S1 और S2 कहां से कहां तक, ये हमारे पाई बाई 4 से लगाकर पाई तक, पाई बाई 4 से पाई तक, क्योंकि वापस से ये क्या हो जाएगा, वापस से यहां पे डायोड का आ जाएगा हिस्सा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं। चलिए, तो ये आपको स्विच की लिमिट हो गई डायोड की। देखिए पिछले केस में क्या था, आर लोड के केस में कि डायोड वर्क ही नहीं कर रहा था तो उसका 0 कर दिया था, बट इस बार दोनों का है, अब दोनों का है तो वापस से अभी हम लोग क्या करेंगे, डायोड और स्विच का हम लोग आरएमएस निकाल देते हैं। चलिए, बहुत बहुत ईजी हो गया है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले डायोड का निकाल देता हूं, तो ये मैं डायोड का यहां पर देखिए ID1, ठीक है, अंडर रूट टाइम पीरियड कितना है 1/2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और IM साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है, वापस से वो कन्वर्ट करोगे, सब कुछ सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0.150 IM। अब देखिए, अब ये IM निकालना है, तो IM के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल करंट निकालना पड़ेगा, फंडामेंटल का करंट निकालना पड़ेगा, तो फंडामेंटल का करंट भी हम लोग निकाल देते हैं। ये फंडामेंटल का जो करंट होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है, करंट, तो ये हो जाएगा VM 230 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, 230 अंडर रूट 2 स्क्वायर एक्सेल, ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप नेटवर्क पढ़ के आए हो तो इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए आपको। तो I01 ये आ जाएगा 81.317 एम्पेयर, तो ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ पे जब हमें पुट करना है तो हम ये पुट कर देंगे कि 0.150 इंटू √2 इंटू 81.317 ही है, बिल्कुल 317 ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 17.328 एम्पेयर, ठीक है। सॉल्व करके देखना, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है पॉइंट के बाद में, आपकी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन में, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ठीक है। अगर गलती हो, मैच नहीं करे तो एक बार और चेक करना, और मेरा फिर भी मैच नहीं करे तो वापस स्क्रीनशॉट मुझे चैट बॉक्स पे भेज देना कि सर यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, क्योंकि हो जाती है कैलकुलेशन में, हम भी कोई भगवान तो है नहीं, इंसान ही है, कहीं गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। चलिए, तो ये खत्म हो गया आपका स्विच को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा सारा चीजें। स्विच का S1, ये 1 है ना, नॉट फंडामेंटल नहीं, एक कोई भी एक डायोड का D1 का ले लिया मैंने, S1 स्विच है, तो स्विच 1 का आरएमएस अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 1/2 पाई, और कहां से कहां तक, ये हो गया पाई बाई 4 से लगाकर पाई तक, और IM साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है, नॉर्मल आरएमएस। तो बस इसको सॉल्व करना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.4767 IM, और ये IM की जगह वापस से आप क्या पुट करेंगे,
4767 इंटू √2 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 81.317, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 54.818 एम्पेयर, 818 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी गेट में आ सकती है। आज तक देखिए पूछे तो गए हैं क्वेश्चन, बट बहुत डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में नहीं पूछे हैं क्वेश्चन आज तक। बट जैसे जैसे गेट हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन में सरप्राइज देता है, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग गेट में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, यहां से क्या कंक्लूजन हमने सीखा, क्या हमने ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन देखें अगर, तो हमें पता है आर लोड अगर होगा तो डायोड के अक्रॉस करंट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जीरो पुट कर दे। क्यों कई बार स्टूडेंट प्रेशर सिचुएशन में है ना, देखते रहता है कि क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये सब नहीं करना है। और देखिए स्विच के अक्रॉस अगर डायोड रेजिस्टिव लोड है, स्विच के अक्रॉस IM/2, तो ये अगर याद रहे क्वेश्चन करके तो काफी आसान है, तो ये डेरिवेशन आपका बच जाएगा। और इसको भी करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि साइन वाली वैल्यू तो वैसे भी जीरो हो जाती है। तो याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बची RLC लोड की बात। तो RLC के केस में हम लोगों ने देखा वेवफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे हमने थ्योरम पढ़ा है, थोड़ा बहुत वेवफॉर्म बना लोगे तो चीजें काफी आसान दिखने लगेगी आपको। ठीक है, तो बाय द टाइम धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, वही कहां से कहां तक लिमिट है वो लिमिट हम लोगों ने पुट करी। नॉर्मल हमारा ट्रेडिशन जो RMS निकालने का तरीका रहा वो हम लोगों ने फॉलो किया और आंसर लेके आ गए। ठीक है, तो घबराने का नहीं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, उसके बाद बहुत आसान लगने लगेंगे।